नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 में शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बार फिर से पीएम पद की शपथ ली। इसके साथ ही सभी 72 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। मोदी 3.0 में इस बार यूपी के खाते से 9 मंत्रियों ने शपथ ली है। आइए ग्राफिक्स के जरिए एक नजर में जान लेते हैं। फाइनल हुए मोदी 3.0 कैबिनेट में यूपी से हरदीप सिंह पुरी और राजनाथ सिंह मंत्री बने। वहीं जयंत चौधरी और जितिन प्रसाद ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। साथ ही पंकज चौधरी, बीएल वर्मा भी शपथ लेते नजर आए। वहीं कैबिनेट में अनुप्रिया पटेल और कमलेश पासवान को भी जगह दी गई है। साथ ही एसपी सिंह बघेल भी इस कैबिनेट में शामिल है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम सभी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि राहुल गांधी रायबरेली में रहें। साथ ही अजय राय ने प्रधानमंत्री पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, हम सब लोगों की डिमांड है और ये हम सब लोग, ये पूरा उत्तर प्रदेश और सभी लोग चाहते हैं कि राहुल जी रायबरेली, क्योंकि वो वहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया है और वो पारिवारिक सीट है और वो रहेगी अपने साथ। इसकी खास वजह जनता का प्यार है, जनता का सम्मान है। मोदी जी ने जो बनारस में कहा वो किया नहीं, जो भी कराया सब गुजरातियों को दिया। सारा काम गुजरात के लोग कर रहे हैं। सारे जितने भी ठेके हैं, सारे काम सब अपने गुजराती भाइयों को दे रखा है। गंगा जी का पर्यटन से लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर तक सभी गुजरात के लोग काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत संविदा पर काम कर रहे लगभग 1400 अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सभी आरोग्य मित्रों को कार्यमुक्त कर दिया गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के लिए उनके कार्यालय पर पहुंचे, जहां हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने उनसे खास बातचीत की है। रिपोर्ट देखिए। आयुष्मान के लिए काम करने वाले 1400 संविदा कर्मियों पर अब उनके ऊपर रोजगार की समस्या बैठ गई है, क्योंकि सरकार ने उनको बाहर निकालने का आदेश दिया और कहा है कि अब जो संविदा की जो भर्ती है वो किसी एक कंपनी के थ्रू होनी है। ये सभी लोग आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने आए हैं और अपनी मांग है इनकी कि इनको फिर से उसकी नौकरी पर इनको नियमित किया जाए। क्या मांग है आपकी? आप लोग सरकार के बजाय आज अखिलेश यादव जी के पास हैं। दरअसल मामला पूरा ये है कि 2018 में भारत सरकार की एक योजना थी, आयुष्मान भारत योजना। उसके अंतर्गत हम सभी को आयुष्मान मित्र के पद पर संविदा के आधार पर चयन किया गया था। हम सभी बराबर ईमानदारी से काम कर रहे थे, परंतु अभी हाल ही में जो है स्टेट द्वारा, सरकार द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें एक आउटसोर्सिंग कंपनी का चयन किया जाता है। उस आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से हमें काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। जब हम उसका विरोध करते हैं कि हमारी नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई थी और संविदा ही रखा जाए, तो उसके बदले में हमारी सेवा समाप्त कर दी जाती है। 31 मार्च 2024 से हमारी सेवा समाप्त है। उसके लिए हम सब दर दर भटक रहे हैं। हम लोग बेरोजगार हैं, हमारा परिवार भूखों मर रहा है, हम लोग रोड पर आ गए हैं। उसी के सिलसिले में माननीय जो है पूर्व अध्यक्ष जी से मिलने आए थे कि कम से कम सरकार से मांग किया आपने, मुख्यमंत्री से, अधिकारियों? जी, इसके सिलसिले में मुख्यमंत्री जी से हमने पहले भी मुलाकात की थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे, परंतु अभी तक आश्वासन के अलावा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो सब सरकार की गठन में व्यस्त है। अब जैसे कि अब उत्तर प्रदेश में आचार संहिता हटी है, आप लोगों को लगता नहीं कि आप काम थोड़ा समय देना चाहिए सरकार? आज भी हम इस आशा के साथ आए थे जनता दरबार के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई और हम लोगों ने अपने लेटर को दिया है। परंतु पहले भी चूंकि 2 महीना पहले, 4 महीना पहले हम लोग लगातार इस चीज को उनसे अवगत कराते रहे, लेकिन आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ हमें भी हासिल नहीं हुआ। तो कितने जिले से आप लोग आए हैं? ये पूरे उत्तर प्रदेश में जितने संविदा पे आरोग्य मित्र तैनात किए गए थे, कितने लोग तैनात किए? 1400 करीब आरोग्य मित्र तैनात किए गए थे। जिन लोगों ने जो है कंपनी को ज्वाइन कर लिया उनके लिए मुद्दा नहीं है, लेकिन जिन्होंने कंपनी नहीं ज्वाइन किया उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और हम लोग परेशान हैं। तो देखिए, ये वो सभी युवक हैं जो आयुष्मान के लिए काम कर रहे थे लंबे समय से और इन्हें अचानक वहां से हटने का निर्देश दे दिया गया है और कहा गया है कि अब संविदा कर्मियों की भर्ती एक कंपनी के थ्रू होगी। तो उस कंपनी के थ्रू जाने पर इन लोग को लगता है कि शायद इनका नुकसान है। फिलहाल इन सभी लोग आज अखिलेश यादव से मिलने आए थे और अपनी मांगों को कहा है कि वो सदन में भी उठाएं और सरकार से इनकी नौकरियों को नियमित कराने की मांग करें। फिलहाल सभी आयुष्मान मित्र जो हैं ये बड़ी संख्या में आज अखिलेश यादव से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। लखीमपुर तिकोनिया कांड के पीड़ित किसान आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, जहां मुलाकात से पहले हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने उनसे खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए।
लोकसभा 2024 का चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन कई ऐसी सीटें थी जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं, जिनके ऊपर लेकर ज्यादा चर्चा थी कि वहां पे कौन बाजी मारेगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण थी लखीमपुर सीट भी, जहां से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा खुद मैदान में थे और उन पर आरोप था किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का, लेकिन वो ये चुनाव हार गए हैं। ये तस्वीर आप देखेंगे, ये वही निशान है जो लखीमपुर के तिकुनिया में अजय मिश्रा के बेटे ने दिए थे, जहां पर उन्होंने कई किसानों के ऊपर थार चढ़ाई थी और थार गाड़ी की वजह से कई किसानों की मौत भी हुई थी और कई उस चपेट में आकर घायल भी हुए थे। ये सभी लोग आज अखिलेश यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जो लखीमपुर से आए हुए हैं। जिला उपाध्यक्ष जी हैं, क्या नाम है सर आप? सरदुल सिंह बाट। आज बड़ा दिन भी है क्योंकि लखीमपुर चुनाव आप लोगों ने जीत लिया। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर चोट दी गई, वो एक निशान था एक तरीके से, जो आज कहीं ना कहीं वो जख्मों पर मरहम भी लगा है। यहाँ पे जो जनता ने निर्णय लिया, जनपद लखीमपुर की ने खीरी लोकसभा से या धौरारा से बड़ा अच्छा निर्णय लिया। ये जनता की जीत है और ये एक जब किसी के अंदर में घमंड और अहंकार आता है तो उसका फिर विनाश होता है। ये सच्चाई की जीत है और घमंड की हार है, अहंकार की हार है। हमें जनता ने समर्थन दिया, इसके लिए जनता को हम बड़ा धन्यवाद देते हैं। 2022 का जब चुनाव था तो लखीमपुर की सारी विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लोकसभा में ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने अजय मिश्रा टेनी को इस तरह से नकार दिया? देखिए, उस समय जब हम लोग 2022 का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय मैं तो ये कहता हूं कि अगर मैं तो पूरे प्रदेश की बात करता हूं, अगर सही तरीके से प्रदेश में अगर काउंटिंग वगैरह होती तो हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली थी। इतना जन समूह हमारे पीछे था, 10-10 किलोमीटर की लाइनें लगी होती थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारे साथ में हेराफेरी की गई है। उस हेराफेरी से हम हारे हैं, हम उसको हार नहीं मानते। हम हेराफेरी से, ये भारतीय जनता पार्टी जो सरकार थी इसने कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लोगों से मिल करके उसमें हमें हेराफेरी की, उसी से हम चुनाव हारे, बाकी चुनाव हमारा जीता था। अच्छा, जो तिकोनिया कांड हुआ काफी चर्चा में रहा, अब क्या लगता है कि इस जो आज जो जीत मिली लखीमपुर में, अब आने वाले समय में क्या अजय मिश्रा टेनी को लेकर भी आप लोग सवाल खड़े करेंगे? क्योंकि कोर्ट से उनको रिलीफ तो मिल गया फिलहाल। देखिए, ये तो एक कोर्ट का विषय है। अब इसमें वो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अब जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उसको माना जाएगा। अब इस संबंध में तो कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा है कि जनता लखीमपुर की जो है, जो सिख समाज के लोग हैं और भी लोग हमारे भाई, उसमें 8 लोगों की शहादत हुई और ये बेचारे पत्रकार भी थे, वो भी उसमें खत्म हुए। ये उन्होंने उस समय जो जास्ती की, ये तो वाला कि जैसे जलियांवाला बाग वाला कांड हुआ था अंग्रेजों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में, कि उस ज़माने में उनके पास घोड़े वगैरह होते थे, कहते पब्लिक के घोड़े चढ़ा दो। उन्होंने गाड़ियाँ चढ़ाने का काम किया, तो जैसा उन्होंने किया वैसा उन्हें जनता ने इस बार नकार दिया है और आगे भी उनको जनता नकारेगी। जो उत्कर्ष वर्मा समाजवादी पार्टी के जीत गए, कुछ जख्मों पे मरहम लगा आप लोगों को? देखिए, हम किसान बरादरी से हैं, ये हमें बहुत खुशी है कि वो अजय मिश्रा टेनी वहाँ से हार चुका, जो सभी किसान भाइयों ने हराया उन्हें। अच्छा, जो लोग इसमें जिनकी डेथ हुई थी, जो किसान की शहादत आप लोग कह रहे हैं, उन लोगों को परिवार से आप मिले, क्या उन लोगों को लगता है कि अब इंसाफ हुआ उनके साथ? हाँ जी, मिलेगा। देखिए, धीरे धीरे सब कुछ कोर्ट के थ्रू, जो मामला कोर्ट में चल रहा है वही मिलेगा। जनता ने इंसाफ कर दिया, लेकिन देखिए, जनता ने अभी इंसाफ किया है, बाकी पूरा इंसाफ 2027 में होगा। ये जो तानाशाही सोच है, तानाशाही सरकार है, इसका एक काम करने का तरीका है, लोगों में खौफ पैदा करने का तरीका है। कभी आप अगर इस चीज़ों को डिटेल में समझेंगे तो ही जान पाएंगे कि ये सरकार किस तरीके से जुल्म ढाती है। आप देखिए कि देश के अंदर महिला पहलवानों के साथ जो कृत्य हुआ वो ऐसा क्यों हुआ, ताकि आज अगर महिला पहलवानों को ही न्याय नहीं मिल पाया तो आम रोड पे, सड़क पे चलने वाली महिला क्या सोच सकती है? क्या वो हिम्मत जुटा सकती है केस करने की? इस तरीके से एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं। किसानों का तबका बहुत बड़ा तबका है, उसके ऊपर इतना कह ढाया गया कि बाकी लोग तो हिम्मत ही ना करें सरकार के ऊपर सवाल जवाब करने की। महिला पहलवान, एक पहलवान तबके से आने वाले लोगों के ऊपर जुल्म ढाया गया, एक महिलाओं के ऊपर, तो अन्य लोग तो डर जाएंगे ना। अच्छा, आज बड़ी जीत मिल गई है समाजवादी पार्टी को, करीब 37 सीटें जीती हैं। आप लोग मिलने भी आए, मिलने के पीछे क्या वजह है? उनका धन्यवाद करने आए हैं कि भाई किसानों ने उनको डट के वोट दिया है, क्योंकि मोदी जी ने 1000 किसान मरवाए थे किसान बॉर्डर पे, उनको शहादत
लेकिन उनके लिए कोई पूछा भी नहीं गया। सिख समाज की भागीदारी पूरी यूपी में पिछली बार भी रही और इस बार भी रही। और माननीय अखिलेश जी यादव जी का हम लोग धन्यवाद करने आए कि आगे भी हम लोग उनका पूरा साथ देंगे और उसमें हम लोगों को भागीदारी भी करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये वो लोग हैं जो लखीमपुर और आसपास के जिलों में रहने वाले हैं। लखीमपुर कांड कहीं ना कहीं एक ऐसा इतिहास रच गया, एक ऐसे पन्नों पर लिख दिया गया जिसे हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन लखीमपुर सीट समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी थे उत्कर्ष वर्मा, उन्होंने जीती है। और अब ये किसान जो लोग आज यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने आए हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस जीत ने उन जख्मों पर मरहम जरूर लगाया है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौखीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। यूपी में आसमान से आग बरस रही है, तापमान लगातार चढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में भीषण गर्मी के साथ ही बढ़ती महंगाई ने भी लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, ग्राहक और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। संगम नगरी प्रयागराज से हमारे संवाददाता SM आमिर की एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और तापमान 45 के पार है, मगर अब इसका सीधा असर इंसान के साथ साथ सब्जियों पर भी पड़ता दिख रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं, इस समय हम करेली की सब्जी मंडी में खड़े हैं और आप देख सकते हैं बाजारों में सन्नाटा है और जो इक्का दुक्का लोग सामान खरीदने यहाँ सब्जी की दुकान पर आ रहे हैं, मगर सब्जी की जिस तरह से दाम बढ़ गए हैं उससे लोगों के थाली का स्वाद बिगड़ गया है। हम यहाँ दुकानदार को ये बताइए, सब्जी क्यों महंगी हो गई है और कौन कौन सी सब्जी महंगी हुई है और कितना असर पड़ रहा है बिक्री? ये गर्मी की वजह, इतनी गर्मी जो पड़ रही है, गर्मी की वजह से सारी सब्जियां मतलब सब्जियों का रेट बढ़ रहा है और किसान इतनी समय उत्पाद नहीं कर पा रहा है। वो सारी सब्जियां खेत में ही खराब हो जा रही है। यही सब वजह से सब्जियां। कौन कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा महंगी? परवल है, भिंडी है और टमाटर है, अदरक लहसुन, यही सब सारी चीजें महंगी है। प्याज भी महंगी हो गई है। ये सुना आपने कि सब्जी किस तरह से महंगी होती जा रही, फिर से एक बार टमाटर और प्याज पर असर पड़ा। यहाँ कोई लोग सब्जी खरीदे, आप लोग सब्जी खरीदना है, सब्जी की जो दाम महंगे हो गए, टमाटर 50 के पार है, परवल 100 रुपए के पार है, तो अब ऐसे में कितनी समस्या हो रही है? अब आलू जैसी चीज अगर 50 में बिकने लगी तो सब्जी महंगाई का आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा। आलू जब 50 में बिकने लगे तो सब्जी का अंदाजा खुद ही आपको लग जाएगा क्या है क्या नहीं। कितनी परेशानी हो रही है? क्या परेशानी है, तो 50 में आलू खरीद के इंसान खाएगा तो 50 रुपए की परेशानी नहीं होगी आपको। ये जानने वाली बात है, समझने वाली बात है। ये बताइए, आप लोग सब्जी लेने आए हैं, कितनी समस्या हो रही है? बहुत समस्या हो गई है, जाने को इतना वक्त जा रहा है, कैसे आदमी मैनेज करे। तो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, घर चलाने में कितना समस्या हो? महंगाई से बढ़ रही है, कैसे बड़े घर चलाएगा, कैसे बच्चे लोग को पाले पोसेगा, हर चीज के लिए ये महंगाई की वजह से। अच्छा ये बताइए, जिस तरह सब्जी के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए, कितनी समस्या हो रही है? बहुत समस्याएं हो रही हैं, जीना मुश्किल है। बच्चों को पढ़ाई का खर्चा और रोजमर्रा की जिंदगी का खर्चा आम जनता के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। क्या आप सरकार से मांग करेंगे, मोदी सरकार तीसरी बार बने? मांग जनता अपील करेगी इसके बारे में। क्या मांग? भाई शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए। शिक्षा में बहुत ज्यादा ही लोगों को दिक्कत हो रही है। प्राइवेट शिक्षा में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। सब्जी के दाम में, हर एक चीज के दाम में दिक्कत है। क्या महंगाई कम होनी चाहिए। लोगों का यहाँ पर कहना है कि जिस तरह से महंगाई है, महंगाई कम होनी चाहिए। शिक्षा और जो भी अन्य चीजों में महंगाई है उसे धीमे कहीं ना कहीं मोदी सरकार को कम करना चाहिए, जिससे कि वे आम तरह से अपनी जिंदगी और जीवन यापन कर सके और लोगों को राहत मिल सके। फिलहाल जिस तरह सब्जी के दाम ने उछाल मारी है, लोगों का कहीं ना कहीं थाली का स्वाद बिगड़ गया है, जिससे आम मध्यम वर्ग के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। सीधा चलेंगे दिल्ली, जहां पर कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पीएम मोदी, आपको सुनवाते हैं। इच्छा स्थिर हो जाती है और उसके अंदर एक लंबे अरसे तक इच्छा को स्थिरता मिल जाती है, तो इच्छा उस प्रक्रिया से गुजरती है जो संकल्प में बदलती है। इच्छा अगर अस्थिर है तो तरंग है, इच्छा अगर स्थिर है, स्थायी है, तो संकल्प में कन्वर्ट हो जाती है। और संकल्प के अंदर जब परिश्रम की पराकाष्ठा जुड़ जाती है, तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है। और जीवन के हर काम को हम उस दिशा में देखना चाहिए। इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि।
जिस टीम ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है उसको स्वाभाविक मन करेगा कि यार कुछ अब बहुत हो गया, अब साहब थोड़ा शांति रखे तो अच्छा होगा। ये रोज नई नई चीज लेके आते हैं, लेकिन मैं मानता हूं अब मेरा दायित्व भी 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है, 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। कल क्या थे और आज कितना अच्छा किया वो वक्त चला गया दोस्तों। पहले 5 पर थे, अब 10 पर पहुंच गए, वो वक्त पूरा हो चुका है। अब दुनिया इस विषय पर यहां पर है और ये इससे आगे कुछ नहीं है, तो उसके आगे हम होंगे। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। और व्यक्ति के जीवन में हो, समूह का जीवन हो या राष्ट्र का जीवन हो, जब तक वो बड़े संकल्प के साथ सोचता नहीं है परिणाम नहीं मिलता है। साथियों, जब हम काम करते हैं तब 3 चीजें बहुत अनिवार्य होती है और अगर 3 चीजें हमारे पास उपलब्ध हो तो मैं नहीं मानता हूं कि विफलता दूर दूर तक भी नजर आएगी। और जब मैं 3 बातें कहता हूं, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, जहां तक इस सरकार का सवाल है, मैं मानता हूं कि कोई उलझन नहीं है। बाएं जाए, दाएं जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, कुछ नहीं, उसको पता है ऐसे ही जाना है और उसे पा करके रहना है। इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स किसी भी काम की सफलता के लिए सबसे पहली जरूरत होती है। फेथ इन कन्विक्शन दूसरा पार्ट है कि जो मैं सुन रहा हूं, जो मुझे बताया जा रहा है, उसके प्रति मेरे मन में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, मेरे मन में इफ्स एंड बट्स नहीं होनी चाहिए। फेथ इन कन्विक्शन, जो मैंने सुना है और अनुभव कहता है कि हाँ यार मेरे विचारों में मेल नहीं बैठता है, लेकिन यही है रास्ता, तो चलो लग जाओ। लेकिन इतने से भी पूरा नहीं होता है। क्लैरिटी ऑफ विजन, फेथ इन कन्विक्शन इज नॉट इनफ टू अचीव। और इसके लिए चलता है कैरेक्टर टू एक्ट। मुझे अपने व्यक्तित्व को उस प्रकार से गढ़ना पड़ता है, मेरे समय का सर्वाधिक उपयोग उस काम के लिए लगाने का मुझे प्रायोरिटी तय करनी होती है, खुद को खपाना पड़ता है। मेरा शरीर, मेरा मन, बुद्धि, सब कुछ मेरा कैरेक्टर टू एक्ट, उस काम को पूर्ण करने वाले कैरेक्टर के रूप में अगर निकलता है तो मैं परिणामों को प्राप्त कर। मेरी टीम के पास ये सब कुछ संभव है दोस्तों। जिस टीम ने मुझे 10 साल में बहुत कुछ दिया है, उसमें हम और नया क्या कर सकते हैं, और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और जल्दी कैसे कर सकते हैं, और ज्यादा स्केल पर कैसे कर सकते हैं। अगर उन चीजों को लेकर के आप साथ ही आगे बढ़ते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि 140 करोड़ देशवासियों ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है, ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। इस विजय के सच्चे हकदार कोई है तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई कमी नहीं रखी और देश में पहले से बहुत तेज गति से काम हुए, जिसका परिणाम भी नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं।
सफल वो इंसान होता है जिसके भीतर का विद्यार्थी कभी मरता नहीं है। कई लोग मुझे इस चुनाव में भी और हमेशा, मैं पिछले 30 साल से ये सवाल सुन सुन के थक चुका हूं कि इतनी एनर्जी लाते कहां से हो, थकते क्यों नहीं हो, मुझे लोग पूछते रहते हैं। लेकिन वो मेरे बॉडी को तराश रहे हैं, मेरी बॉडी में क्या खाता हूं, कितना सोता हूं, मैं योगा कितना करता हूं। अब वो गलत ट्रैक पर है, इसलिए मेरी एनर्जी का रहस्य उनको पता नहीं है। मेरी एनर्जी का रहस्य, मैं जीवन भर भीतर के विद्यार्थी को जिंदा रखता हूं। और जो व्यक्ति अपने भीतर विद्यार्थी को जिंदा रखता है वो कभी भी सामर्थ्यहीन नहीं होता है, शक्तिहीन नहीं होता है और आलसी नहीं होता है। वो हर बार ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।